देखिए, अभी जैसा भाई साहब ने बताया, इन्होंने किताब लिखी है, 3 साल हो गए, अंग्रेजी में है, ब्राह्मणिस बॉम्ब मुस्लिम्स हैंग। टाइटल देखने से ही पता चलता है, टाइटल लिखने को भी बहुत करीब की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मणवादियों ने धमाके किए और मुस्लिम लटकाए। इस किताब में मैंने बताने की कोशिश की है कि 2002 से, यानी अक्षरधाम का जब धमाका हुआ वहां से लेके आज तक, कह रहे 2013 तक हुए जितने भी धमाके हुए, थोड़ा सा इसको बढ़ा, वो धमाके ब्राह्मण्यवादी संगठनों ने किए और उसका इल्जाम जानबूझकर मुसलमानों पर लगाया गया। सिर्फ लगाया नहीं गया, तो इस झूठ को बहुत जोर से फैलाया गया और पूरी मुसलमान कौम को बदनाम किया गया। ये बम धमाके से मुस्लिम कौम जितनी बदनाम हुई है, वो कौन से भी पहले इंसिडेंट से नहीं हुई। इतना बदनाम इस धमाकों ने किया और ये जानबूझ के किया गया। और ये करने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? तो इंडिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी IB और मीडिया में छुपे हुए ब्राह्मण्यवादी लोग, ये दोनों इसके लिए जिम्मेदार। उन्होंने ये काम किया। जब मैंने किताब लिखने की ठानी तो मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए। कई बम धमाकों के चार्जशीट मैंने मंगवाए, जिन केसेस का डिसीजन हुआ था उनके जजमेंट मंगवाए, इन्वेस्टिगेशन के और भी कुछ पेपर्स मंगवाए और इन सब डॉक्यूमेंट्स का मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये ब्राह्मण्यवादी संगठन और IB हर स्टेट में, जो छोटे मोटे, हर स्टेट में एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड होता है, ये सब लोगों ने मिलकर ये काम किया। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश सिर्फ धमाके तक सीमित नहीं है। बम धमाका करने में तो साजिश है ही है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी एक साजिश है। इतना ही नहीं, उसकी ट्रायल भी एक साजिश है। क्योंकि बुक लिखने के बाद मैं इस नतीजे पर आ पहुंचा कि सिर्फ जिनके इन्वेस्टिगेशन शुरू हैं या जो कोर्ट में प्रलंबित केसेस हैं, उतने ही ब्राह्मण्यवादी संगठनों ने नहीं किए, लेकिन जिन केसेस का डिसीजन हुआ है और जिसमें मुस्लिम नौजवानों को सजा हुई है, वो भी ब्राह्मण्यवादी संगठनों ने किए हैं। इस नतीजे पर मैं पहुंचा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब बहुत बड़ी साजिश है। इसमें बम धमाके से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके ट्रायल तक, ये सब मिलके एक साजिश है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया, RSS, अभिनव भारत, जय वंदे मातरम, बजरंग दल जैसे ब्राह्मण्यवादी संगठन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये तो इनका गुरु ही है। ये एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो अलग अलग स्टेट में है वो, और मीडिया में छुप के बैठे हुए ब्राह्मण्यवादी, ये सब मिलके इनकी एक बड़ी साजिश है। तो सिर्फ
एक केस, जो केस 7/11 है, सिर्फ 7/11 ही नहीं, कौन सी भी केस निकालिए, स्टोरी वही है। अगर आपने पहले पुराने अगर बम धमाके देखे तो क्या क्या होता था, आप आपका नजर के सामने पुरानी केसेस लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन धमाके होते थे उसके दूसरे दिन जब न्यूज आती थी धमाकों की, उसके साथ ही आईबी के हवाले से ये भी न्यूज आती थी कि ये किसने किए। 2-4 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आते थे। उसके 2 दिन बाद ये जो एटीएस या स्पेशल सेल या एसटीएफ जैसे जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, वो कुछ मुसलमानों को पकड़ के उनको बुरके डाल के उनके फोटो के साथ न्यूज देते थे कि इतने लोग पकड़े गए। उसके बाद उनको टॉर्चर करके उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए जाते थे, उनके घरों से और जगह से कुछ चीज़ें बरामद की जाती थी, उनके झूठे पंचनामे किए जाते थे और ये झूठे जबरदस्ती से लिए हुए कन्फेशनल स्टेटमेंट और ये झूठे पंचनामे, इनके आधार पर चार्जशीट भेजी जाती थी और इन चार्जशीटों को सच मान के कोर्ट इन लोगों को सजा देती थी। ये सिलसिला चालू था। ये सिलसिला कब तक चालू था? ये सिलसिला 2008 तक, जब तक करकरे ने 2008 मालेगांव का बम धमाके का इन्वेस्टिगेशन करते समय ये ब्राह्मण्यवादी और आईबी के इस साजिश का पर्दाफाश नहीं किया, तब तक ये सिलसिला चालू था। उसके बाद थोड़ा कम हो गया मीन्स रुका नहीं। उनको ये दिखाना था कि इतना हो जाने के बाद भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं, क्योंकि करकरे ने काफ़ी चीज़ें सामने लाई थी। वो चीज़ें सामने लाने के बाद गवर्नमेंट को जबरन 3-4 केसेस का री इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। उसमें अपना मक्का मस्जिद का ब्लास्ट था, अजमेर शरीफ का ब्लास्ट था, मालेगांव 2006 था और समझौता ये 4 का री इन्वेस्टिगेशन किया गया। और इनके री इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चला कि पहले जिन लोगों पर शक जताया था मुस्लिम बच्चों पर, या अरेस्ट किया था या चार्जशीट भेजी थी, वो सब झूठ निकले और उनको छोड़ना पड़ा और उसकी जगह आरएसएस, अभिनव भारत, जय वंदे मातरम और बजरंग दल के लोगों को अरेस्ट करना पड़ा। उसमें के काफ़ी चीज़ें अभी भी पेंडिंग है। अजमेर शरीफ का रिजल्ट लगा है और अजमेर शरीफ के केस में इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार आरएसएस के लोगों को सजा हुई है। लेकिन ये बात कोई न्यूज़पेपर बहुत हेडलाइन में नहीं देती। अगर थी होगी तो बहुत छोटी मोटी थी होगी, लेकिन पहली बार आरएसएस के कंफर्म आरएसएस के जो एक्टिविस्ट हैं उनको सजा दी गई है अजमेर शरीफ के केस में। लेकिन उसी साजिश का जो दूसरा हिस्सा था मक्का मस्जिद, उसमें उनको छोड़ दिया। ये ब्लास्ट तो 2 थे, लेकिन साजिश एक ही थी। दोनों में मिला के 11 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे
उतने सिम कार्ड बरामद किए गए थे। एक का सिम कार्ड दूसरे मोबाइल में यूज करने का रिकॉर्ड आया है। यानी इस केस में जो एक मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट मिला और दूसरे केस में सिम कार्ड मिला, तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये सिम कार्ड कुछ दिन पहले उस मोबाइल में यूज किया गया था। इसका मतलब दो केसेस एक ही है, एक ही साजिश है, लेकिन एक में सजा हो गई, दूसरे में जोड़ दी गई। तो मैंने इस किताब में लिखा है कि मक्का मस्जिद का फिर से इन्वेस्टिगेशन किया गया है। कम से कम मक्का मस्जिद के कोर्ट ने जयपुर केस कि जिनके सामने अजमेर शरीफ का केस चला था वो मंगवा भी लिए, तो कोर्ट को उनको सजा देना पड़ेगी। तो ऐसे सब मामले हैं। तो करने के बाद एक 4 का इन्वेस्टिगेशन हो गया। इसमें ये ब्राह्मण्यवादी संगठन के लोगों को पूरे चारों केसेस में अरेस्ट हो गई। इन्होंने जो बताया मालेगांव 2006 में 9 मुसलमान लोगों को 5 साल अंदर थे। बाद में रीइन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उनका कुछ भी संबंध नहीं, उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन 5 से 6 साल तक अंदर रहे। और अभी जो अरेस्ट हैं वो सब आरएसएस और जय वंदे मातरम के लोग। तो ये होने के बाद थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन बिल्कुल कम नहीं हुआ, छुटपुट होते रहे। बड़ा ब्लास्ट 2013 तक छुटपुट ब्लास्ट होते रहे, लेकिन उसका असर इतना नहीं हुआ कि जो पहले ब्रह्म बम ब्लास्ट होता। और मुस्लिमों की भी इतनी बदनामी नहीं हुई कि जो पहली हुई थी। तो ये जो मामला है, ऐसे कम से कम 50 केसेस का मैंने इसमें जिक्र किया है। उसमें 6 केसेस का बहुत तफसील से डिस्कशन किया है और बाकी केसेस का शॉर्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि ये सब केसेस में कैसे जानबूझ के मुस्लिम लोगों को जानबूझ के कैसे अटकाया गया। और ये अटकाने में जितना आईबी का हाथ है, जितना पुलिस का हाथ है, उतना प्रोसिक्यूशन का भी हाथ है और उतना कोर्ट का भी है। ये मैंने बहुत क्लियरली कहा और उनको चैलेंज दिया है कि आप इसके मेरे पर एक्शन ले सकते हो। जब ये बुक का 19 अगस्त 2019 में 13 अगस्त 19 में इसका जब पब्लिकेशन हो गया, तब पुणे में कई ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत जोर से एजुकेशन किए वो फंक्शन की जगह, और सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजे कि हम 1 साल के अंदर मुशर्रफ को जेल भेजेंगे। आज 3 साल हो गए, इसकी हिम्मत हो गई नहीं हुई मुझे जेल भेजने, क्योंकि मैंने जो भी लिखा है वो सच है। आप पढ़ेंगे तो आपसे जानना है। मुझे अपनी जो मैं 50 केसेस बोले उसमें 5-6 केसेस का थोड़ा सा तफसील से जिक्र किया है। उसमें एक केस भी है 7/11। तो 7/11 का मैंने मेरे 2 बुक्स में लेसन लिखे हैं। एक वकील करकरे में मैंने इस केस के बारे में लिखा है जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू था, और अभी जो वाहिद ने बताया कि एटीएस का और क्राइम ब्रांच बॉम्बे का झगड़ा चला था, वो सब बातें जब चली थी तब मैंने पहली उस पर लिखा था पहली बार वो वकील करकरे। और इस किताब में लिखा है इसका डिसीजन होने के बाद का पूरे जजमेंट को पढ़े। वो जजमेंट कितने पेज का है सर? विल बी सरप्राइज, इट रन्स इनटू 1869 पेज। 1869 पेजेस का जजमेंट है। वो सब जजमेंट पढ़ के 20 पेजेस में मैंने वो चैप्टर इसमें लिखा है।
तो उसमें पूरी जानकारी आ जाएगी केस में कैसे इनजस्टिस बेइंसाफी हुई है। सबसे पहले जो मुजरिम होता है, अक्यूज होता है, उसका हक होता है अपना बचाव करना। तो अपना बचाव के लिए जब उन्होंने पहली बार कोर्ट से मांग की कि उनकी जो भी ये थे वो तो बेगुनाह थे, उनको पता था कि हम बेगुनाह हैं, तो उन्होंने कोर्ट के पास मांग की कि भाई हमारे जो मोबाइल है उनके सीडीआर लेने का आप आदेश दीजिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। उससे पता चलेगा कि हम बेगुनाह हैं, क्योंकि हम उस वक्त वहां नहीं थे। अभी कोर्ट जो इंसाफ करती है वो कोर्ट, जिस कोर्ट ने मुजरिम को हर तरह की सहूलियत देना चाहिए, वो कोर्ट ने मना किया। वो बोला नहीं नहीं नहीं, आप नहीं ला सकते सीडीआर। फिर इन लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ा, उसमें से एक या दो लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में आज जो आने वाले थे चीफ गेस्ट अपने खिप्से साहब, वो जज थे। वो बोले कि ये क्या बात है भाई, वो तो सिर्फ सीडीआर मांग रहे हैं, सीडीआर मांग के उनको देखने तो दो, आप भी देख लो। तो उन्होंने सीडीआर लेने की परमिशन दे दी। उसी मुताबिक कुछ लोगों के सीडीआर आ गए और उससे पता चला कि जो पुलिस जब कहती थी कि ये लोग जिस वक्त या जिस जगह साजिश कर रहे हैं या बम बना रहे हैं या बम रख रहे हैं, तब एक लोग तो कहीं और ही थे। तो ये देखने के बाद कोर्ट ने तो कम से कम मानना चाहिए था कि भाई ये तो सच है, लेकिन कोर्ट ने वो भी मानने को इनकार किया। कोर्ट ने बोला कि ये जो मोबाइल है ये क्या तुम्हारा बॉडी पार्ट नहीं है? तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि मोबाइल एक जगह रखते हो और दूसरे जगह धमाका कर सकते हो, तो हम ये नहीं मानते। समझो ये कोर्ट की बात हम मान भी ली, तो बाकी कुछ जो सबूत थे वो तो कम से कम देखना चाहिए थे। मिसाल के तौर पर इसमें के जो है कमाल अंसारी करके जो अक्यूज हैं, वो कमाल अंसारी जब ये बोल रहे थे कि यहाँ साजिश कर रहे थे, उस दरमियान वो बिहार में अपने गांव में थे। और जिस दिन ये बम धमाका हुआ, उस दिन वो वहाँ उनका जो गांव है वो नेपाल के बॉर्डर से नजदीक है, तो वहाँ के लोग नेपाल जाने के लिए वीजा की वगैरह जरूरत नहीं पड़ती, तो फ्री मूवमेंट रहती है। सिर्फ वहाँ एक रजिस्टर रहता है बॉर्डर पर, उस पर कुछ एंट्री करनी पड़ती है, तो वहाँ के लोग जाते आते रहते हैं, जैसा हम एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं। तो उसी दिन ये वो नेपाल गए थे और बॉर्डर पर उन्होंने अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना लाइसेंस नंबर और गाड़ी का नंबर सब वहाँ लिखा था। कम से कम वो देख के तो वो तो मंगवा लेते, वो भी नहीं मंगवाए। दूसरे एक थे मोहम्मद मजीद, वो कलकत्ता के हैं, उनकी एक शॉप है, तो उनकी एक शॉप में डायरी है और डायरी में हर रोज वो एंट्री करते हैं। हम समझ लेंगे ये डायरी में झूठी भी एंट्री हो सकती है, लेकिन वो हर रोज एक बैंक में कुछ पैसा जमा करते थे, उसका रिकॉर्ड था कि वो हर रोज वहां करते थे जमा। और जैसा कमाल के बारे में जिस दिन ये हुआ उस दिन वो नेपाल गए थे, उसी तरह इस मस्जिद के केस में जिस दिन ये धमाका हुआ उस दिन उन्होंने ICICI बैंक का खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी और रिकॉर्ड था।
वो रिकॉर्ड भी उन्होंने नहीं मंगवाया। दूसरे आसिफ खान नाम के एक थे, वो पूरा दिन अपने ऑफिस में थे। उनका मास्टर में जाने आने के वक्त का 2 विटनेसेस के सामने के साइंस है। पूरे ऑफिस का ये लोगों का एविडेंस है। कुछ लोग उनको विजिटर्स करके आके मिले, उसका एविडेंस है। चौथे जो एहतेशाम है, वो उस वक्त मीरा रोड में अपने पूरे दिन घर में थे जिस वक्त धमाका हुआ। उस वक्त उन्होंने काफी अपने जो बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं उससे फोन पर बात की थी। उनकी माँ और औरत यूपी में थे, उनसे बात की थी। तो उन्होंने बोला कम से कम इनके सीडीआर मंगवा के तो आप एक ये करो। कोर्ट ने ये सब एविडेंस, यानी नेपाल का एविडेंस, कलकत्ता के ICICI बैंक का एविडेंस या आसिफ का और एहतिशाम के एविडेंस लेने से इनकार किया, क्योंकि अगर ये मंगवा लेते तो ये बेगुनाह है साबित होता। तो इनको बेगुनाह दिखाना ही नहीं था, इनको किसी हालत में सजा ही दिलानी थी। मैं जो बोलता हूँ ये सब बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी। फिर इनका ये जो पूरा केस है, ये 13 लोग थे, इसमें से 11 लोगों का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट टॉर्चर करके मारझोड़ करके लिया गया, वो 11 लोगों के कन्फेशन पर पूरी केस है। पूरी केस का जो बेस है वो 11 कन्फेशनल स्टेटमेंट है। और इनको इतनी मारझोड़ की गई, इतना टॉर्चर किया गया। आप अगर उसमें के 8 लोगों के मैंने मेडिकल रिपोर्ट देखे हैं, वो अगर देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, ये लोग जिंदा कैसे हैं? इतना टॉर्चर है। कुछ लोग बेहोश भी हो गए थे, फिर भी कोर्ट ने ये नहीं माना कि उनको टॉर्चर हो गया। क्यों नहीं माना? जो बोला जब टॉर्चर हुआ उसके बाद उनको जब मैजिस्ट्रेट के सामने ले गए तो इन्होंने कंप्लेंट नहीं की थी। अगर कंप्लेंट करते समय जैसे वाहिद ने बताया पीछे रिवॉल्वर लगाते होंगे तो कंप्लेंट कैसे करें? हम जो कंप्लेंट नहीं भी की तो देखते ही कोर्ट ने, जो भी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट था, उसने देखते ही उनका मेडिकल करवाना चाहिए था। इतनी उनकी हालत खराब थी। तो ऐसे 11 कन्फेशनल स्टेटमेंट हैं और ये लिए गए कब? कुछ 2 महीने बाद लिए गए। 2 महीने तक ये पुलिस कस्टडी में थे, फिर लिए गए। लिए किसने है? पुलिस ऑफिसर ने। कारण नए कानून के मुताबिक UAP और नए जो हैं उसके मुताबिक पुलिस ले सकते हैं सीनियर SP लेवल की, उसी मुताबिक उन्होंने लिए हैं। लेकिन वो इंडिपेंडेंट चाहिए ऑफिसर। यहाँ के हर एक पुलिस ऑफिसर जिसने ये रिकॉर्ड किए वो इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ था। और ये किसने माना है? उस वक्त जो बॉम्बे के कमिश्नर थे रॉय, उन्होंने कोर्ट में माना है कि इनका सबका उससे ताल्लुक था इन्वेस्टिगेशन से। सिर्फ इसी पॉइंट पे ये जो है ये रद्द हो सकते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट, लेकिन वो मान लिए गए। कन्फेशनल स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हर एक, जैसा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू में जब आते हैं तो उनको कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो पहले लिखा जाता है। फिर एक नोटिंग होता है ऑफिसर का खुद का, और आखिर में एक सर्टिफिकेट होता है। ये सभी तीनों बातें, क्वेश्चन आंसर, ऑफिसर का नोटिंग और ऑफिसर का सर्टिफिकेट, ये तीनों बातें कॉपी पेस्ट है। कॉपी किया और पेस्ट किया। जो गलतियां एक केस में वो गलती दूसरे में भी है, जो करेक्शन इसमें वो करेक्शन उसमें है। इसका मतलब
ये सब बना के एटीएस ने डीसीपी के सामने दिए और डीसीपी ने कन्फेशनल स्टेटमेंट बनाए। तो इसी तरह के सब चीजें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट विटनेसेस कौन है इस केसेस में? जो कुछ ट्रेन के पैसेंजर्स थे कि जिन्होंने बताया कि इसे हमने ये रखते हुए देखा। अक्यूज को पहचानने वाले जो मेन विटनेसेस हैं वो हैं कुछ पैसेंजर्स और कुछ टैक्सी ड्राइवर्स। जो ड्राइवर ने बोले कि इसे मैं बांद्रा से लेके चर्च गेट गया या फला जागे से लेके चर्च गेट तक गया, ऐसा कहने वाले जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं और एक पैसेंजर, ये मेन विटनेसेस है। जब ये ट्रायल के समय मांगा गया कि उन लोगों के पैसेंजर के मोबाइल फोन मांग लो और उनके सीडीआर मंगवा के देखो कि वो सचमुच सच बोल रहे हैं क्या, तो कोर्ट ने मना किया। वो बोले नहीं मंगवाएंगे हम। अगर वो मंगवाते तो उसी वक्त पता चलता कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो करना, मैं जो बोल रहा हूँ सब मिलके एक साजिश है, तो ये ऐसी साजिश है। और फिर मैंने मेरे बुक में एक शख्स का नाम लिखा है, उसका नाम है गणेश खंडेराव। ये गणेश खंडेराव नाम कैसे आ गया? तो जब ये इन्वेस्टिगेशन चालू था, एक केस हो गई थी, उसके बाद एक 2-4 महीने के बाद अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ एक लेडी प्रोफेसर थी। वो लेडी प्रोफेसर ने एक लेटर लिखा उस वक्त के जो इंडिया के होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल को, और एक लेटर लिखा कमिश्नर औरंगाबाद को। उसमें उसने ये लिखा कि ये धमाके में गणेश खंडेराव नाम का औरंगाबाद का एक शख्स इन्वॉल्व था। आप उसकी पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा कि उसका रोल क्या था और बाकी कौन थे। जब उन्होंने उनका नाम फोन पर बताए तब कुछ तो गलती हो गई, और वो नाम जब तक औरंगाबाद पुलिस तक आए तब तक वो उसी गलत नाम से आ गए, और उन्हें पूछताछ करनी शुरू की तो वो नाम का कोई नहीं है ऐसा उनको पता चला। जब ये लेडी को पता चला कि ऐसा गलत नाम गया है तो उसने फिर लेटर लिखा शिवराज पाटिल को कि तुम्हारे औरंगाबाद के पुलिस एक गलत नाम पर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये नाम नहीं है, सही नाम गणेश खंडेराव है, उसका पता ये प्रोफेसर लेडी है, उसे पता है, हम होम मिनिस्टर इंडियन होम मिनिस्टर को लिख रहे हैं। और लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो गई, उसकी पूछताछ नहीं हुई। उसके वो जो गणेश खंडेराव के भाई और फादर का कुछ इंट्रोगेशन हुआ, उन्होंने बताया कि वो लेडी जो थी वो ब्राह्मण है और वो जो लड़का है वो दलित है। उसने उससे शादी करने से, उनका लव अफेयर था, लेकिन उसने उससे शादी करने से मना किया, इसलिए वो जानबूझ के वो ये कर रही है। पुलिस ने मान लिया और उसकी पूछताछ नहीं की। मैं भूल गया, मैं बोला हो सकता है। फिर एक बार मैं एक फंक्शन के लिए औरंगाबाद गया, तो वहाँ एक दलित लीडर मेरे पहचान वाला, वो उसने मेरे अपॉइंटमेंट लिया और मुझे आके बोला कि सर आपके, मैंने ये जो किस्सा है ये मेरे बुक में लिखा था हु किल्ड करके। तो उसने बोला आपने एक गणेश खंडेराव का नाम अपने बुक हु किल्ड करके में लिखा है, तो वो मेरे पहचान का है। वो मुझे आके उसने इतने बताया कि मेरा रोल उसमें बहुत कम था, तो मुशर्रफ साहब से इतना बताओ कि वो फिर से मेरा नाम कहीं न ले
या उसका पीछा ना करें। तब से मेरा शक और बढ़ने लगा। फिर मैंने उनको ट्रैक करनी शुरू किया, अभी वो कहाँ है। तो अभी मुझे पता चला कि आखिर में उसने उस लड़की से शादी की और ये रहने वाले औरंगाबाद के, लेकिन विदर्भ में यवतमाळ करके एक बहुत दूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक कॉलेज में ये दोनों रहते हैं और ये वहाँ एक आरएसएस से जुड़ी हुई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें ये काम करता है। इसका आज भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इस चीज का। पता नहीं, ये बात ऐसी है कि सच इन्वेस्टिगेशन इस चीज का हुआ ही नहीं। अभी ये बताते हुए तो इसका री इन्वेस्टिगेशन हो गया और मैं जो भी बताया उस लाइन पर अगर होने लगा तो इसमें सच जो मुजरिम है वो निकल आएंगे। लेकिन अभी जो वाहिद ने जो बताया इंडियन मुजाहिदीन का, वो थोड़ा सा इतने इरीडीली अपन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसका हम फायदा कहाँ ले सकते हैं? उसका फायदा इतना ले सकते हैं कि ये जो मुजरिम है अपने पीछे ये वाले, इनको छुड़ाने के लिए इसका फायदा हम जरूर ले सकते हैं। क्या है? ठीक है। तो ये जो बता रहे हैं ना इंडियन मुजाहिदीन और इनका, मुझे मैं तो उसे सच नहीं मानता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये भी एक चाल हो सकती है। समझे, इंडियन मुजाहिदीन नाम की संगठन ही नहीं है। ये आईपी की चाल हो सकती है कंफ्यूज करने की। 2017 में जो उन्होंने रिपोर्ट लिया वो भी उनकी चाल हो सकती है, क्योंकि अभी इनको हाईकोर्ट में शायद ये छूट जाएंगे। हाईकोर्ट अगर ऑनेस्ट होगी तो ये शायद छूट जाएंगे। तो शायद ये भी चाल हो सकती है कि इसे बढ़ाते जाए। तो इसके बारे में थोड़ा गौर करें, इसका फायदा हम ले सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि ट्रायल कोर्ट ने वो डीसीपी को एग्जामिन करने नहीं बोला, हाई कोर्ट ने भी नहीं बोला और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बोला। लेकिन अभी मैं आते समय ही फिक्से साहब का फोन आया था कि वो हाई कोर्ट जिनके सामने डिसीजन हुआ, फिक्से साहब थे, वो बोले नहीं मैंने परमिशन दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे नकारा। लेकिन उस केस पर आप ज्यादा तवज्जो मत दें, वो चाल है, वो इस कॉन्स्पिरेसी का ही एक पार्ट है। तो ना ये जो झगड़ा चला था दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके वजह से वो हुआ है। लेकिन ये बोलते हैं जो इंडियन मुजाहिदीन, वो बिल्कुल झूठ है। तो मेरे पहली जो मैंने किताब लिखी है वो हू किल्ड करकरे में मैंने इसका जो जिक्र किया है, उसमें मैंने ये दोनों केसेस दिए हैं, दोनों थीरीज दिए हैं, और दोनों थीरीज कैसे गलत है वो भी दिए हैं। तो मैं वाइस तो ये करूँगा कि वो थोड़ा वो दोनों पढ़ ले तो पता चलेगा कैसा है। तो मैं इससे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा वक्त लिया ऐसा मुझे लगता है। तो फिर भी मैं आपको चाहूँगा कि ये जो बुक है इसका मराठी ट्रांसलेशन हुआ है, हिंदी ट्रांसलेशन 15 अगस्त को बाहर आ रही है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मैंने जिस लाइन्स पे इन्वेस्टिगेशन या जो भी कोई डिफेंस एडवोकेट है, वो डिफेंस एडवोकेट ने अगर हमारे लाइन पर अगर एक केस कोर्ट में पेश करे तो शायद इसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि वो वैसे कुछ तरह करेंगे।